इस लेक्चर में हम देखेंगे विदेशी व्यापार को। हम जानेंगे इंपोर्ट यानी आयात क्या होता है और एक्सपोर्ट यानी निर्यात क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ पर हम MPPSC मेंस के इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। दो राष्ट्र यानी कि दो देश जब आपस में वस्तुओं और सेवाएं, वस्तुएं क्या होती हैं और सेवाएं क्या होती है, इसको मैं कई बार हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, कई बार बता चुका हूं। ठीक, तो जब दो राष्ट्र आपस में वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं यानी कि खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम देखते हैं। पहली चीज, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब विदेशी मुद्रा क्यों महत्वपूर्ण है इसको हम आगे समझेंगे। पहले तो हम देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भारतीय वैज्ञानिक है या कोई भारतीय इंजीनियर है जिसने कोई सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाया और वो सॉफ्टवेयर जाके उसने कहाँ बेच दिया? अमेरिका में बेच दिया। तो अमेरिका उसको किस में पेड करेगा? अमेरिका अपने अमेरिकन डॉलर्स में पेड करेगा। अब वो अमेरिकन डॉलर्स किसके पास आ जाएंगे? भारतीय मुद्रा कोष में आ जाएंगे और फिर वो कन्वर्ट होके रुपए में किसको मिल जाएंगे? उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो भारत सरकार है उसके पास क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाएगा। तो ये जो विदेशी व्यापार है, या भारत ने कोई टेक्नोलॉजी किसी देश को बेची या हमने कोई सेवाएं विदेश को बेची, किसी दूसरे देश को बेची, अमेरिका को बेची, जापान को बेची, चीन को बेची, ऑस्ट्रेलिया को बेची, तो उसके बदले में वो हमें क्या देंगे? अपनी मुद्रा में उसको पेमेंट करेंगे। या जनरली जब हम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है तो जो भी व्यापार होता है वो किस में होता है? ज़्यादातर अमेरिकन डॉलर्स में होता है। तो इस प्रकार से भारत का जो अमेरिकन डॉलर्स है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है। जब दो राष्ट्र आपस में व्यापार करते हैं तो उनके एक परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है। जैसे कि भारत और जापान की हम बात करें तो भारत क्या करता है? बहुत सारा कच्चा माल जो है, जैसे कि लोहा इस्पात हो गया या जिसको हम आयरन ओर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसको भेजता है? जापान को भेजता है। जापान के अंदर मान लीजिए जापान के पास लोहा या इस तरह के खनिज उपलब्ध नहीं है तो वो भारत से इस तरह के खनिज खरीदता है और उसको अपनी फैक्ट्रीज में क्या कन्वर्ट में किस में परिवर्तित कर देता है? वो परिवर्तित कर देता है उसको लोहे में, स्टील में, इस्पात में। और फिर भारत को अगर इस्पात खरीदना है तो वो वहाँ से खरीद लेता है, या जापान जो है वो दूसरे देशों को वो इस्पात बेच देता है या अपने खुद के लिए यूज़ कर लेता है। तो इस प्रकार से भारत और जापान के बीच में जब ये व्यापार होता है तो इस प्रकार से दोनों देशों में जो आपसी सहयोग है वो क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है? हमने जैसे ज़्यादा अनाज पैदा कर लिया। मान लीजिए इस वर्ष हमने बहुत ही भारी मात्रा में चावल पैदा कर लिया। अब वो चावल क्या होगा? देखिए, चावल तो है कि हम उसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते। 1 साल रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं, 3 साल रख सकते हैं, उसके बाद हम उसको ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया? हमारे पास अधिक मात्रा में चावल पैदा होता जा रहा है हर साल, तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे देश जहाँ पर चावल की कमी है या जहाँ पर चावल की डिमांड है, हमने उनको क्या कर दिया? ऐसे देशों को वो चावल बेच दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे पास जो अधिशेष यानी कि एक्स्ट्रा में जो चीज़ पड़ी है उसको हमने ऐसे देशों को दे दिया या ऐसे देशों में बेच दिया जहाँ पर उसकी आवश्यकता थी। उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कमी है, हमारे देश में पेट्रोलियम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम का आयात करते हैं। अब जैसे ईरान, इराक या
खाड़ी देश जो सऊदी अरब के इलाके में जो देश है, वहाँ पे कैसा है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बंजर ज़मीन है, रेगिस्तान है चारों तरफ। तो हमने क्या किया, हमने खेती किसानी हमारे अच्छी होती है तो हमने चावल उनको बेच दिया बदले में, या उनसे हमने क्या ले लिया, क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम बहुत मात्रा में है, वहाँ पे पेट्रोलियम के कुएँ हैं, तो उनसे हमने क्या ले लिया, उनसे हमने पेट्रोल ले लिया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आवश्यक वस्तुओं का हमने क्या कर लिया, आयात कर लिया, और अधिशेष वस्तुएं यानी जो एक्स्ट्रा में हमने वस्तुएं हमारे पास हो गई थी उनको क्या कर दिया, उनको निर्यात कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो बना रहा। अगला देखते हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन। जब देश आयात करेगा, निर्यात करेगा, तो बड़े पैमाने पे क्या होंगे, रोजगार पैदा होंगे। आयात करने वालों के, निर्यात करने वालों के नए नए प्रकार के रोजगार, नए नए प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे। ठीक, अगला देखते हैं, माफ कीजिएगा, मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मजबूती आती है। देखिए, हमने कोई टेक्नोलॉजी अपना ली, या हमने कोई बहुत नई आधुनिक तरीके की मशीनें स्थापित कर ली जो विदेश से मंगा के या आयात कर ली उनको, या पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, हमने वो इन्वेस्टमेंट आयात किया। तो ये जो इस प्रकार के जो आयात है, ये जो अर्थव्यवस्था होती है उसको दीर्घकालिक मजबूती देते हैं। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि आज हमने मंगाई और कल वो पुरानी हो जाएगी। उस टेक्नोलॉजी का हम दोहन करेंगे, उस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करेंगे, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को क्या देगा, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक मजबूती देगा। कोई देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, तो क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आज उसने निवेश किया कल भी है नहीं पैसा मेरा वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसा तो करेगा नहीं। तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, लंबे समय के लिए, 20-20 साल, 30-30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो कम से कम 20 या 30 साल तक हमारे देश में या उस देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, एक आर्थिक मजबूती रहेगी उस क्षेत्र में। फिर मशीनरी की हम बात करें तो मशीनरी भी हम तब तक उपयोग करेंगे जब तक वो मशीनरी या वो उसकी तकनीक पुरानी ना हो जाए। तो वो जो मशीनरी आएगी वो भी एक लंबे समय तक आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्र की उन्नति हेतु महत्वपूर्ण कारक। जैसा कि इतने सारे मैंने आपको इसके महत्व गिना दिए हैं, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये जो विदेशी व्यापार है ये किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये एक राष्ट्र की उन्नति के लिए कैसा कारक है, एक महत्वपूर्ण कारक है, एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी व्यापार के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं, यानी कि कुछ उसके गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं। आइए देखते हैं इनको। गुणों की हम बात करें तो पहला है विदेशी मुद्रा का स्रोत। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये विदेशी मुद्रा यानी विदेशी धन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है विदेशी उत्पादों की प्राप्ति। जब आप विदेशी व्यापार करेंगे तभी तो आपको विदेशी जो उत्पाद हैं उनकी प्राप्ति होगी। जैसे मुझे मान लीजिए एडिडास के जूते पहनने हैं, तो एडिडास के जूते मैं कहाँ से मंगाऊंगा, विदेश से मंगाऊंगा। अगर विदेशी व्यापार नहीं हो रहा होगा तो मैं एडिडास के जूते नहीं पहन सकता। या मुझे हार्ली डेविडसन जो बाइक आती है वो मंगानी है, तो अगर भारत और अमेरिका का विदेशी व्यापार नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या मैं उसको भारत में मंगा सकता हूँ, नहीं मंगा सकता। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे बासमती चावल मैंने अगर खेती की है और मुझे उसको अमेरिका को बेचना है, तो मैं क्या उसको भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी उत्पादनों की हमें प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, मान लीजिए हमारे पास आयरन ओर है यानी कि लौह अयस्क भरपूर मात्रा में है, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है, हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, या हमें आवश्यकता नहीं है उतने आयरन ओर की, उतने लौह अयस्क की, तो हम क्या करेंगे, उस आयरन ओर को, उस लौह अयस्क को ऐसे देश को बेच देंगे जिसको उसकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो आयरन ओर हमारे पास है, अगर हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो मिट्टी है। अगर कोई चीज़ का यूज़ नहीं है तो वो क्या है, मिट्टी है, कोई काम का नहीं है। लेकिन जब हम उसको बेच देंगे, ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जिसके वो काम का होगा,
तो वो क्या हो जाएगा, उचित दाम पर बिकेगा। इस प्रकार से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या होगा, हम अच्छा उपयोग कर पाएंगे, अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चलते हैं औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन। देखिए, जब देश का विकास होता है या देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए जितने ज़्यादा हम उद्योग लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा और उतना ज़्यादा हमारा अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो बढ़ेगा। तो जब विदेशी व्यापार होता है तो ये क्या करता है, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अभी वो फैक्ट्री कैसा उत्पादन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर या देश के लोगों की आवश्यकता के हिसाब से उत्पादन कर रही है। जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट है, अब पार्ले जी बिस्किट वाला कहाँ बेच रहा है, सिर्फ भारत में बेचता है। हर व्यक्ति या हर दुकान में आपको पार्ले जी बिस्किट मिल जाएगा। मान लीजिए उसको अमेरिका से ऑर्डर मिलने लगे या किसी दूसरे देश से ऑर्डर मिलने लगे कि भाई नहीं, यहाँ पे भी पार्ले जी की डिमांड हो रही है, अफ्रीका में पार्ले जी लोग खा रहे हैं, तो होगा क्या, वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इस प्रकार से उसका औद्योगिकीकरण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो फैक्ट्रीज लगाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं, उत्पादन विधि में गुणवत्तापूर्ण सुधार। जो उत्पादन होता है उसका जो क्वालिटी होती है, अब जैसे कि भारत में है तो हो सकता है कि यहाँ पे क्वालिटी और डिमांड अलग किस्म की हो। अमेरिका में या किसी विकसित देश में जब हम उस प्रोडक्ट को बेचे तो उनने कहा कि नहीं, हम तो इस टाइप के स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं कि भाई इसमें इतना मात्रा में आटा होना चाहिए या इसमें इतनी ही चीनी होनी चाहिए। तो उस प्रकार से क्या होता है, उस प्रकार से फिर वो उद्योग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऊंचा बनाएंगे कि उसको हम जो दूसरे देश हैं वहां पर इनको बेच सकें। चलिए अगला देखते हैं, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाता है ना, वो भी इंजीनियर है। और एक व्यक्ति है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर में भी कई सारी चीज़ें होती है कि कोई पर्टिकुलर इसी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये विशिष्टीकरण हो गया है। तो वो भी कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन उनने एक विशेष किस्म के कार्य में महारत हासिल कर ली, तो ये क्या हो गया, विशिष्टीकरण। उसी प्रकार से जब इस प्रकार का विदेशी व्यापार होता है तो लोगों के अंदर क्या आ जाता है, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का जो होता है वो गुण पैदा होता है, या विशिष्टीकरण जो होता है वो विकसित होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक बहुत ही खास चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो कितना आज की डेट में उसका डिमांड है। तो हो सकता है कि ऐसे इंजीनियर्स या ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाने वालों की डिमांड इस समय बढ़े जो सोशल मीडिया पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, व्हाट्सएप पे काम करते हैं। तो इस तरह से उनको किस चीज़ में महारत हासिल करनी है, उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उनके अंदर क्या हो रहा है, विशिष्टीकरण का गुण विकसित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शांति एवं सद्भावना में वृद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो क्या करते हैं, आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं यानी कि उनका आयात करते हैं, और जो अधिशेष हो जाती है यानी कि जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है, जो एक्स्ट्रा में उनने रख ली है, तो उसको क्या कर देंगे, वो निर्यात कर देंगे। तो इस प्रकार से दोनों देश में क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। जब आपसी सहयोग से भी व्यापार करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, शांति और सद्भावना में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई हम तो उस पर्टिकुलर देश पर उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक तरह से क्या है, निर्भर है इस समय। जैसे कि मैं भारत की अगर बात करूँ तो हम जो खाड़ी देश है जैसे ईरान, इराक, तो ये जो देश हैं यहाँ पर क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है जिससे हम पेट्रोलियम उत्पाद और डीजल पेट्रोल वगैरह बनाते हैं, तो ये जो कच्चा तेल है इसके लिए भारत उन देशों पर आश्रित है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उस मात्रा पर उत्पादन नहीं होता है, हमारे पास नहीं है वो। तो जब वहाँ पर कुछ अशांति हो जाती है, पेट्रोलियम के दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर किस पे देखने मिलता है, हम पर देखने मिलता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि उनसे हमारे संबंध अच्छे बने, उनसे हमारे बीच में सद्भावना पूर्वक संबंध हो, जिससे कि हमारे बीच में या उनके और हमारे बीच में ये जो व्यापार है वो निरंतर बना रहे। ठीक, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मूल्यों में स्थायित्व। अब विदेशी व्यापार
की वजह से क्या होता है कि जो मूल्य होते हैं उसमें एक स्थिरता आती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत तेज़ी से मूल्यों में परिवर्तन हो। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा मैं समझा दूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि आलू प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं या शक्कर के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसका उत्पादन या तो कम हुआ होता है या किसी वजह से फसल खराब हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, आपने सुना होगा या अखबारों में और इसमें पढ़ा होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो सरकार क्या करती है, विदेशों से प्याज आयात कर लेती है या शक्कर आयात कर लेती है, दलहन आयात कर लेती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर चीज़ों का उत्पादन नहीं हुआ है तो होगा क्या कि प्याज के दाम या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के दाम क्या हो जाते हैं, बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं। बहुत ही ऊंचे दामों पर वो प्रोडक्ट बिकने लगता है, वो उत्पाद बिकने लगता है। तो सरकार क्या करती है कि सरकार उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का आयात कर लेती है किसी दूसरे देश से जहाँ पर वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कि प्याज की बात करें तो प्याज हमने मंगा ली विदेश से या पड़ोसी राज्यों से, फिर हम क्या करते हैं, फिर सरकार उसको क्या करती है, फिर सरकार उसको बेचने लगती है। तो इस प्रकार से मार्केट में काफ़ी मात्रा में वो उत्पाद या वो प्याज उपलब्ध हो जाती है। तो होता क्या है, जो प्याज के दाम हैं वो अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल्य है उनकी क्या स्थिरता जो है वो बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन स्तर एवं आय में सकारात्मक वृद्धि होती है। जब विदेशी व्यापार होता है तो जो जीवन स्तर होता है, क्योंकि पैसा लोगों के पास आने लगता है, तो पैसा लोगों के पास आने लगता है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं, है ना, एक रहन सहन का तरीका जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर भाई वो भी फिर अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, एडिडास के जूते पहनने लगते हैं, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ने लगता है। अगला देखते हैं। अगला है संकट काल में सहयोग की प्राप्ति, यानी कि जब दो देश आपस में व्यापारिक सहयोगी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगते हैं, तो जब संकट की स्थिति बनती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ही सहयोग मांगते हैं। जैसे कि भारत और जापान का मैंने आपको उदाहरण दिया। मान लीजिए भारत के अंदर किसी संकट की स्थिति बनी या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो जापान क्या करता है, जापान भारत को सहयोग प्रदान करता है। उसी प्रकार से जब जापान में किसी प्रकार की कोई संकट या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो भारत भी अपना पूरा सहयोग जापान को देता है। तो ये देखें हमने इसके गुण। अब इसके कुछ दोष या हानियों पे भी हम बात कर लेते हैं। हानि की बात करूं तो पहला है विदेशों पर निर्भरता। इससे होता यह है, ये जो विदेशी व्यापार है इससे होता यह है कि हम विदेशियों पर निर्भर हो जाते हैं, दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, यानी पेट्रोल की, डीजल की, तो हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो उपलब्धता नहीं है और फिर हम क्या करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं। जैसे ईरान, इराक जो खाड़ी देश हैं उनसे सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, उसके बाद अमेरिका और रशिया, और जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है हम वहाँ से मंगा लेते हैं। अब हमारा पूरा ध्यान किस पे है? हमारा पूरा ध्यान इस पे है कि भाई अगर ईरान नहीं देगा तो हम इराक से मंगा लेंगे, इराक नहीं देगा तो हम सऊदी अरेबिया से मंगा लेंगे या फिर यूएई से मंगा लेंगे, किसी से भी मंगा लेंगे। ठीक है, तो हम किस पे आधारित है? पूरी तरह से विदेशों पर आधारित है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि भाई इससे अच्छा हो सकता है कि हम कुछ दूसरे चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे हम बायोडीजल बना सकते हैं, क्यों हम दूसरों पे मंगाएं या दूसरे देशों से मंगाएं? क्यों ना हम बायोडीजल बना ले, या हम ऐसे वाहन बना ले, इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन बना ले, तो हमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या हम अपने जो साइंटिस्ट हैं या हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे कहें कि कुछ वो दूसरी चीज़ों से बना ले, जैसे एथेनॉल होता है, जैसे गन्ने से एथेनॉल वगैरह बनाया जाता है, या हमारे देश में वो सर्वे करे और देखे कि भाई हो सकता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ज़मीन के अंदर हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम प्राप्त होता हो। हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉम्बे हाई को सुना होगा आपने, बॉम्बे हाई जो समुद्र में है, वहाँ पर समुद्र के नीचे काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम उपलब्ध है। इसी तरह से जो कावेरी गोदावरी बेसिन है वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में मीथेन वगैरह उपलब्ध है, जो अभी नई रिसर्च से निकल के आया है। जो हमारा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन था उसमें भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो हो सकता है कि उनके बारे में जब हम सर्च करें तो हमें दूसरे देशों से उस चीज़ को आयात करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव।
जब विदेशी व्यापार होता है तो जो घरेलू छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं, वॉलमार्ट खुल रहे हैं और बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं, चाहे वो कपड़े के ले लीजिए या घरेलू सामग्री के ले लीजिए, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पर काफ़ी आकर्षक दामों पर चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। काफ़ी वो थोक में सारी चीज़ें ले लेते हैं और काफ़ी डिस्काउंट में लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। जब लोग देखते हैं कि भाई जो 10 रुपये के साबुन है वहाँ पर 9.5 रुपये में मिल रहा है और यहाँ पर 10 रुपये में मिल रहा है, तो इससे अच्छा आदमी को लगता है कि वहीं से ले लो। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन पर क्या होता है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है मूल्य स्थिरता प्रभाव। माफ कीजिएगा, मूल्य स्थिरता प्रभावित होती है। जैसे मूल्य स्थिरता किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बाहरी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि ईरान इराक की मैंने आपको बात बताई कि हम ईरान इराक से क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते हैं। अब अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हो गई। अमेरिका ने कहा कि भाई आप, भारत को कहा कि भाई आप उससे पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मंगाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे और उसके संबंध खराब हुए। ठीक है, अब भारत असमंजस की स्थिति में आ गए कि भाई उसके साथ हम पेट्रोलियम वाले संबंध रखें कि नहीं रखें। अगर रखेंगे तो भाई अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और नहीं रखेंगे तो फिर हमें पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे सस्ते में हमको वही दे रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उस पर इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। असमान प्रतिस्पर्धा की अगर मैं बात करूं, बड़ा छोटा सा और साधारण सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूं कि हमारे घरेलू स्तर पे जो छोटे छोटे जैसे झालरें वगैरह बनती है, हम दिवाली में और त्योहारों पे उसका उपयोग करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइना झालर आने लगी। अब जो झालर हम 100-150 रुपये में खरीदते थे उसकी जगह चाइना झालर आ रही है 20-20, 25-25 रुपये की। तो यूज़ किया, जली तो ठीक है, नहीं जली तो अपन ने फेंक दिया। 20-25 रुपये में हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि एक असमान प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि जो झालर हमें घरेलू स्तर पर कितने की पड़ रही है, 100-150 रुपये की पड़ रही है, वहीं चाइना से जो आने वाली है वो कितने की पड़ रही है, वो हमको 20 या 25 रुपये की पड़ रही है। तो स्पर्धा कैसी है, असमान है। हाँ, अगर दोनों की ही रेट एक जैसे हैं, मान लीजिए घरेलू की कितने की है, 150 की है और चाइना से आने वाली भी 150 की है, तो क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा कैसी हो गई, बराबर की हो गई। अब हम सोचेंगे कि यार घरेलू ले कि चाइना वाली ले। अब चाइना वाली ख़राब निकल जाती है, उसको सुधारा नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, चाइना वाली नहीं लेंगे, हम ऐसी वाली लेंगे जिसमें हमको गारंटी है कि नहीं यार ये तो जलेगी और इस पर हम उसको सुधार भी सकते हैं। आगे देखते हैं, भुगतान संतुलन पर प्रभाव। भुगतान संतुलन मैंने आपको बताया कि भुगतान संतुलन क्या होता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से बता देता हूँ। भुगतान संतुलन यानी कि मैंने 100 रुपये का आयात किया और 100 रुपये का निर्यात किया, तो ये भुगतान संतुलन हो गया कि भाई एक जैसा कि 100 रुपये का खरीदा और 100 रुपये का बेच दिया मैंने। लेकिन अगर मैं 100 रुपये का खरीद रहा हूँ और 1000 रुपये का बेच रहा हूँ, या 1000 रुपये का बेच रहा हूँ और 100 रुपये का खरीद रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, असंतुलन वाली स्थिति हो गई। तो जब विदेशी व्यापार होता है तो ये असंतुलन वाली स्थिति बनती है। जैसे कि ईरान इराक की अगर मैं बात करूं, तो ईरान इराक से हम पेट्रोलियम खरीदते हैं, लेकिन बदले में क्या हम उसको कुछ देते हैं, या वो बदले में हमसे कुछ खरीदता है, शायद नहीं खरीदता, या कुछ भी खरीदता हो तो इस मात्रा पे नहीं खरीदता होगा जिस मात्रा में हम उससे पेट्रोलियम खरीदते हैं। उसी प्रकार से हम चाइना की अगर बात करें तो चाइना से जिस मात्रा में हम वहाँ से प्रोडक्ट मंगाते हैं, चाहे वो चाइना का झालर हो, मोबाइल्स हो, या बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से मंगाते हैं, तो क्या हम उसी मात्रा में चाइना को भी सप्लाई करते हैं, या उसी मात्रा में हम चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा और चाइना के बीच में जो भुगतान संतुलन है वो कैसा है, अस्थिर है, असंतुलन की स्थिति पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विलासिता में वृद्धि। जैसे विदेशी व्यापार होता है तो विदेशी चीज़ें हमारे पास आती है, तो हमारे यहाँ विलासिता में वृद्धि होती है। जैसे कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा की हम बात करें, या फिर मैकडोनल्ड की बात करें, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, ये जो सारे मल्टीप्लेक्स वगैरह जो बन रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट्स हैं, विदेशी चीज़ों से प्रभावित करके ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो इस प्रकार से लोग क्या हैं, इन सारी चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, और जो विलासिता वाली जीवन है
कि भाई हमें अच्छे कपड़े पहनना है, हमें बड़ी अच्छी महंगी गाड़ियों में चलना है और फास्ट फूड वगैरह खाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें विलासिता हैं और इनसे प्रभावित होकर लोग इस प्रकार के जीवन जीने को मतलब अच्छा मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संकट में सहायता का दबाव जो रहता है। जैसे कि भारत और ईरान की मैंने बात की, आपको उदाहरण से समझाया। अब अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो रहे हैं। अमेरिका ने भारत को कहा कि आप उससे तेल नहीं खरीदिएगा, लेकिन जो ईरान है और भारत के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। तो ईरान, अब हमारी एक मजबूरी बन गई है कि हम या तो उसकी सहायता करें या फिर ना करें। तो हम दबाव में आ जाते हैं कि भाई उसकी, वो जो देश है वो संकट में है, अमेरिका उसके ऊपर दबाव बना रहा है या उसको अलग करना चाह रहा है। तो ऐसी संकट की स्थिति में हम उसकी सहायता करें या नहीं करें, तो एक तरह से जब हम उससे सहयोग, व्यापारिक सहयोग बन जाते हैं, तो उस देश के साथ जब हमारे संबंध बन जाते हैं, तो उसके संकट की स्थिति में हम पर ये दबाव होता है कि हम उसकी सहायता करें। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। हमें पता है कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई देश या जब किसी देश का आयात और निर्यात एक बराबर होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्यापार संतुलन, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। अधिशेष व्यापार यानी ट्रेड सरप्लस कब कब कहलाता है? ट्रेड सरप्लस तब कहलाएगा जब कोई देश या कोई राष्ट्र जिसका निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? व्यापार अधिशेष, यानी ट्रेड सरप्लस। यानी उसका जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, यानी अधिशेष में है। यानी कि वो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा है लेकिन बेच कितने की रहा है? 1000 रुपये की रहा है। यानी ज़्यादा वो बेच रहा है, ज़्यादा निर्यात कर रहा है और इंपोर्ट क्या कर रहा है? आयात कम कर रहा है। ये क्या हो गया आपका? सरप्लस। उसी का उल्टा क्या कहलाता है? ट्रेड, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत आ गया है ना, ट्रेड डेफिशिएट, यानी कि व्यापार घाटा। व्यापार घाटे में क्या होगा कि वो इंपोर्ट यानी कि मंगा तो ज़्यादा रहा है लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहा है। जब कोई देश निर्यात कम कर रहा हो और आयात ज़्यादा कर रहा हो तो ये क्या कहलाएगा? व्यापार घाटा, यानी ट्रेड डेफिशिएट। जैसे कि भारत की हम बात करें तो भारत का जो निर्यात है वो कम है, ठीक है, लेकिन आयात की अगर मैं बात करूं तो आयात क्या है? ज़्यादा है। हम टेक्नोलॉजी आयात करते हैं, हम क्रूड ऑयल आयात करते हैं। तो इस प्रकार से हम किस स्थिति में हैं? हम व्यापार घाटे की स्थिति में, यानी ट्रेड डेफिशिएट वाली स्थिति में। उसको भी हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारत का विदेशी व्यापार। भारत के विदेशी व्यापार पर हम नज़र डालते हैं। अगर भारत की हम बात करें तो भारत कैसा देश है? एक अल्प विकसित या विकासशील देश है। भारत में पहले क्या होता था कि भारत में पहले जो कच्चा माल है उसका हम निर्यात करते थे, उस कच्चे माल को हम बाहर भेजते थे, और जो तैयार माल था उसको आयात करते थे। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे? अंग्रेज हमारे यहाँ कच्चा माल खरीदते थे बहुत ही सस्ते दामों पर, उसको ले जाते थे और उससे माल तैयार करते थे, कपड़े तैयार करते थे या दूसरे उत्पाद तैयार करते थे, मशीनरी हो गए, जो भी चीज़ हो गई उसको तैयार करते थे और फिर उसी उत्पाद को हमारे यहाँ लाकर महंगे महंगे दामों पर बेचा करते थे। तो पहले ये स्थिति थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हम क्या करते हैं कि अब हम कच्चा माल को क्या करते हैं? आयात करते हैं और उसको तैयार करके तैयार माल के रूप में उसको क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, आगे समझें, आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पाद की अगर बात करूं तो पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश में बाढ़, अकाल, उस तरह की स्थिति होती थी और जो कृषि की तकनीकें थी वो उतनी उन्नत भी नहीं थी। तो उस वजह से हमारे यहाँ जो खाद्यान्न था उसकी कमी बनी रहती थी। इस प्रकार हमें खाद्यान्न का भी आयात करना पड़ता था। हम विदेशों से खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, दाल, इनका आयात करते थे। फिर उसके बाद हरित क्रांति आई और हमने नई नई तकनीकों को हमारी कृषि क्षेत्र में जोड़ा, उस कृषि क्षेत्र का विकास किया।
अब हम क्या हो गए हैं, खाद्यान्नों पर ना केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं, बल्कि अब हम खाद्यान्नों का इतना उत्पादन कर रहे हैं कि अब हम खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहे हैं। इसके बाद औद्योगिक विकास की बात करें तो हमने उद्योगों का भी पर्याप्त रूप से विकास कर लिया है। हम काफ़ी सारे ऐसे उद्योग स्थापित कर लिए हैं जहां पर अब हम ना केवल भारत की या देश की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम विदेशों में भी इसका निर्यात कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, तकनीकें बढ़ रही हैं, माफ़ कीजिएगा, औद्योगिक विकास के कारण देश में जो कच्चा तेल है उसकी मांग बढ़ रही है। हमें पेट्रोल की आवश्यकता है, हमें डीजल की आवश्यकता है, हमें पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता है। इस वजह से जो हमारा कच्चा तेल का जो आयात है वो भी बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और सॉफ्टवेयर में जो हमने निर्यात किया है वो एक हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगर विगत कुछ वर्षों की अगर मैं बात करूं तो भारत का जो व्यापारिक देश रहा है, जो सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहा है, ये 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो सबसे बड़ा व्यापारी रहा है इस समय वो रहा है अमेरिका। विगत 2 वर्षों से जो अमेरिका है उसके साथ हमारा विदेशी व्यापार सब काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी बढ़ा है। उसके पहले चीन जो था, उस भारत और चीन के बीच में जो विदेशी व्यापार था वो सबसे ज़्यादा हुआ करता था। विगत 2 वर्षों से अमेरिका आगे है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है चीन, जो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। हालांकि इनको याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय समय के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे, जैसे लगभग 88 अरब USD US डॉलर या और 81 अरब US डॉलर, आप इतना भी अगर आंसर राइटिंग में लिखते हैं या इतना भी आप ध्यान रखते हैं तो भी पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और थोड़ा सा देखते हैं भारत के विदेशी व्यापार को। इंपोर्ट क्या होता है? जब भारत विदेश से वस्तुओं या सेवाओं को बुलाता है या मंगवाता है तो ये क्या कहलाता है? इंपोर्ट। भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो जो इंपोर्ट है, जो आयात है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंबारी आयात यानी कि बल्क इंपोर्ट, और दूसरा है गैर अंबारी आयात यानी नॉन बल्क इंपोर्ट। बल्क यानी भारी मात्रा में जो हम मंगाते हैं, जिस एक बड़े अंबार के रूप में जिसे हम मंगाते हैं, और गैर अंबारी यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में या ज़रूरत के हिसाब से जिसे हम मंगा लेते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम की हम बात करें, कच्चे तेल की बात करें, लुब्रिकेंट्स की बात करें, तो ये क्या होता है, ये हम भारी मात्रा में मंगाते हैं क्योंकि हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं होता है। हमारे देश में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बिना इसके हम यातायात को सुगम नहीं बना सकते, या बिना इसके हम देख नहीं सकते कि भाई हमारा जो यातायात, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बिना पेट्रोलियम के शायद ना चल पाए। तो इसलिए हम जो पेट्रोलियम है उसका भारी मात्रा में आयात करते हैं। उसके बाद गैर अंबारी की बात करें तो गैर अंबारी में जैसे धातुएं हैं, जो कुछ धातुएं हैं जो हमारे देश में नहीं प्राप्त होती, उसको हम मंगाते हैं आवश्यकता के अनुसार। जब आवश्यकता होती है, जब डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से उसको मंगाया जाता है। मशीनरी, औजार, उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, इनकी अगर बात करूँ तो इनका भी एक समय होता है कि भाई हमें इस पर्टिकुलर मशीन की आवश्यकता है तो हम उससे मंगाते हैं, समय के हिसाब से मंगाते हैं। औजारों की हम बात करें तो आवश्यकता के अनुसार ही मंगाते हैं। उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की हम बात करें तो उनका डिमांड और उसके हिसाब से मंगाते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह की हम बात करें तो इस समय उनकी डिमांड है तो वो मंगाए जा रहे हैं। पुराने जो कीपैड वाले जो मोबाइल हुआ करते थे, अब उनकी डिमांड नहीं है तो उनको नहीं मंगाया जा रहा है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात यानी एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि जब भारत देश विदेश में वस्तुओं और सेवाओं को लाभ के उद्देश्य से भेजता है तो ये क्या कहलाता है? हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के प्रकार की हम बात करें तो पहला है माफ कीजिएगा, कृषि संबंधी उत्पाद, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गरम मसाले, ये जो कृषि संबंधित उत्पाद है जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर है खनिज और अयस्क संबंधी उत्पाद, जैसे कि अभ्रक, कच्चा लोहा, मैग्नीज, कोयला, इन सब चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं इन सब चीज़ों को। फिर है निर्मित वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो निर्मित करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे वस्त्र,
हैंडीक्राफ्ट, आभूषण, रसायन, दवाएं और चीज़ें। इसी के साथ में एक चौथी चीज़ और जोड़ दी जाती है, वो है हमारी सेवाएं। सेवाएं यानी कि सर्विसेज, जैसे कि टेलीकॉम, बीपीओ, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेवाएं सेक्टर में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का एक्सपोर्ट किस प्रकार का है और उसको हमने अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर लिया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से विभाजित है। जनरली इन 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अलग अलग बुक्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप से और भी हो सकता है, कहीं 4 प्रकार होंगे, कहीं 5 प्रकार होंगे, कहीं 2 ही प्रकार होंगे। तो इस ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करें या इसको फॉलो करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके हिसाब से चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का विदेशी व्यापार, जो जून 2020-21 की रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जून 2020-21 की रिपोर्ट की हम बात करें तो जो वस्तुएं हैं उसका व्यापार, जो उसका एक्सपोर्ट रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट हमने किया है, यानी कि उसका निर्यात किया है, तो वो किया है हमने 51.32 बिलियन यूएसडी यानी यूएस डॉलर का, जो पिछली बार के मुकाबले -36.17% रहा। क्योंकि देखिए कोरोना काल वगैरह चल रहा था, तो इस वजह से पिछली बार के मुकाबले जो हमारा एक्सपोर्ट था वो कम रहा। सभी देशों का जो व्यापार था वो घट गया, एक तरह से काफ़ी मतलब अर्थव्यवस्था तो माइनस में चले गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम तुलना करें तो इस बार जो था वो कम था, लेकिन एक अंदाज मिल जाएगा आप लोगों को इन आंकड़ों से। इंपोर्ट की हम बात करें तो इंपोर्ट जो था वो 60.44 बिलियन डॉलर का था, जो पिछली बार की तुलना में -52.43% रहा। यानी कि पिछली बार की मतलब आधे से भी अधिक जो रहा वो कम रहा। ट्रेड डेफिशिएट यानी कि जो भुगतान संतुलन था, यानी कि व्यापार घाटा था, उसकी हम बात करें तो जो व्यापार घाटा हुआ वो 9.12 बिलियन रहा। व्यापार घाटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया, यानी कि हमने क्या किया, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज़्यादा किया, तो हमको क्या हुआ, ट्रेड डेफिशिएट यानी कि व्यापार घाटा हुआ। अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते, इंपोर्ट कम करते, तो हमें क्या मिलता, ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, क्योंकि हम चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर में हमने एक्सपोर्ट किया 49.70 बिलियन डॉलर का, जो पिछले बार की तुलना में -10.11% रहा। एक्सपोर्ट की बात करें, माफ़ कीजिएगा, इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट यानी आयात की हम बात करें तो आयात रहा 28.88 बिलियन यूएसडी डॉलर का, जो पिछली बार की तुलना में -19% रहा। यहाँ हम देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया यानी कि ज़्यादा निर्यात किया, और इंपोर्ट कम किया यानी कि आयात जो था वो हमारा कम रहा। तो इस प्रकार से इस सेक्टर में हमारा क्या रहेगा, ट्रेड सरप्लस रहेगा, यानी कि व्यापार अधिशेष रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा बेच रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। ठीक, ओवरऑल ट्रेड की अगर हम बात करें, ओवरऑल यानी कि कुल व्यापार की हम बात करें तो एक्सपोर्ट जो था वो हमारा रहा 101.02 बिलियन यूएसडी यानी यूएस डॉलर का, जो पिछले बार की तुलना में 25.92% कम रहा। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो कुल इंपोर्ट रहा 89.31 बिलियन डॉलर का, जो पिछली बार की तुलना में 45.10% कम रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट क्या किया है, ज़्यादा किया है, इंपोर्ट हमने इस बार कम किया है। ये अप्रैल जून 2020-21 के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारा क्या ट्रेड कैसा रहा, ट्रेड सरप्लस में रहा, यानी कि हमने क्या किया, लाभ प्राप्त किया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेची हैं, निर्यात की हैं, और इंपोर्ट कम किया है, यानी कि कम से कम चीज़ें हमने खरीदी हैं, कम से कम हमने पैसा खर्च किया है चीज़ों को खरीदने में। तो इस प्रकार से हमारा ट्रेड कैसा रहा, सरप्लस में रहा, यानी कि हमें व्यापार अधिशेष हुआ। ठीक है ना, या व्यापार में लाभ हुआ। ठीक है, आगे समझ में।
तो हमने इस प्रकार से देख लिया कि भारत और भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और चीजें देखते हैं। अगला है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक बार और देख लेते हैं। आयात प्रतिस्थापन का सीधा मतलब है ऐसी वस्तुएं एवं सेवाओं का घरेलू उत्पादन जिनका आयात किया जाता है, यानी कि जैसे कि हम जिन चीज़ों का आयात करते हैं, हम उनका आयात ना करके उनका निर्माण घरेलू स्तर पर करने लगे, अपने घर में ही उसको बनाने लगे, यानी कि अपने देश में ही उसको हम बनाने लगे और उसको प्रतिस्थापित कर दें कि अब हमको भाई उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको आयात करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका आयात प्रतिस्थापन, यानी कि हमारा जो इंपोर्ट है उसको हमको कम करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं शूज़ की बात कर लेता हूँ या मोबाइल की बात कर लेता हूँ। जैसे हम मोबाइल क्या करते हैं, जर्नली बाहर से मंगाते हैं, हमारे पास सैमसंग के मोबाइल आते हैं, हमारे पास चाइना से मोबाइल आते हैं, एप्पल मोबाइल आता है अमेरिका वगैरह से, और दूसरे देशों के मोबाइल आते हैं। ठीक, तो अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम ले आए या भारत में ही लोग मोबाइल फ़ोन्स बनाने लगे, तो हम क्या करेंगे, हम जो विदेश से मोबाइल आते हैं, जैसे चाइना से मोबाइल आते हैं या दूसरे देशों से मोबाइल आते हैं, उसको हम नहीं मंगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, उस उत्पाद का घरेलू उत्पाद से प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी कि घरेलू उत्पाद उस विदेशी उत्पाद का जगह ले लेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आयात प्रतिस्थापन। आगे समझ में। अगला है आयात आवरण, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट कवर। आयात आवरण यह उन माहों की या उन महीनों की संख्या आपको बताता है जितने माह का आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो रिजर्व बैंक है वही जो है विदेशी मुद्रा को रखता है, और जब भारत व्यापार या भारत विदेशी व्यापार करता है, जैसे भारत को मान लीजिए पेट्रोलियम मंगाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको अमेरिकन डॉलर्स में उस पर्टिकुलर देश को उसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कौन करेगा, भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत सरकार का बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो भी डॉलर्स रखे होंगे वो उस कंट्री को दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिजर्व बैंक होगा वो क्या बताएगा कि भाई हमारे पास कितने महीने का पैसा और रखा है कि हम ये चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं हर महीने 100 रुपये का पेट्रोल आयात करता हूँ। ठीक है, अब मेरी जेब में 500 रुपये पड़े हैं, तो मैं कितने महीने का पेट्रोल आयात कर सकता हूँ, साधारण सी बात है, 5 महीने का आयात कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो 5 महीने हैं, ये जो संख्या है महीने की, यही क्या कहलाएगा, आपका आयात आवरण, यानी कि 5 महीने तक का मेरे पास आवरण है, 5 महीने तक का मेरे पास कवर है। ठीक है, आगे समझ में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दो बार आप समझेंगे, एक दो बार इसको और सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के एक्सपोर्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं निर्यात संवर्धन। माफ़ कीजिएगा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा देश है भारत, हम इंपोर्ट कम करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं यानी आयात ज़्यादा करते हैं, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात कम करते हैं। इस वजह से हमारा जो व्यापार है वो क्या होता है, व्यापार घाटा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और कम से कम चीज़ें बेच रहे हैं, यानी कि हम बाहर बेचने जब जा रहे हैं विदेशों में तो हम कम चीज़ें बेचने जा रहे हैं, लेकिन बाहर से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खरीद रहे हैं। तो हमारे देश में जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसको बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं और कई प्रकार के कार्यक्रम चालू किए गए, कई प्रकार के स्कीम्स है, कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा रहे हैं। निर्यात संवर्धन की अगर बात करूं तो देश में व्यापार घाटे को नियंत्रित करने तथा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को
अनुकूल करने के लिए निर्यात में वृद्धि करने पर बल देती है। यही क्या है? निर्यात संवर्धन। निर्यात बढ़ाने एवं आयात में कमी लाने के लिए आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन की नीति को लागू किया जाता है। आगे समझिए, परिभाषिक रूप से है, साधारण शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। यानी कि हमें क्या करना है, सीधी सीधी सी बात है, हमें ये करना है कि हमें जो निर्यात है उसको बढ़ाना है। हम निर्यात बढ़ाएंगे तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो भी कम हो जाएगा, हमारा जो भुगतान संतुलन है वो भी क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, जो अभी प्रतिकूल चल रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर रहे हैं और कम से कम निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो पुराने और नए निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार योजनाओं को उदार बनाती है। सरकार ऐसी योजनाएं लेके आती है कि हाँ भाई, आपको एक्सपोर्ट करना है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करिए। निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना की जाती है। ऐसे जोन बनाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहे हो, निर्यात पर काम कर रहे हो। निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना, यानी कि ये थोड़ा सा गलत हो गया है, पूंजीगत है ना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसको हम EPCGS कहते हैं। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में आयात का 4 गुना निर्यात करना है। यानी कि हमें इस स्कीम में ये हमने बनाई है, इस प्रकार से इस स्कीम को बनाया गया है कि हमें आने वाले जो 5 साल हैं, जितना हम आयात करते हैं उसका 4 गुना हम क्या करें, निर्यात करें। यानी कि हम 100 रुपये की चीज़ें अगर आयात करते हैं तो हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हमारे उद्योगों को इस प्रकार का बनाना है कि हम 400 रुपये का हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें या निर्यात करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के साथ हमने एग्जिम बैंक और सेज की स्थापना की है। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्जिम बैंक है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले जो उद्योग हैं उनको सहायता करने के लिए, उनको मदद देने के लिए ही स्थापित किया गया है। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऐसे जोन स्थापित किए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ या सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं, इंपोर्ट पे, माफ़ कीजिएगा, एक्सपोर्ट पे, यानी निर्यात करने पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज़ें देख लेते हैं, कुछ क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने बनाया है निर्यात प्रसंस्करण जोन, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको हम कहते हैं EPZ। अब क्या है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं EPZ की बात करूं तो यह एक इकाई के रूप में स्थापित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उद्योगों को करों में रियायतें, राजकोषीय प्रोत्साहन और निर्यात हेतु उपयुक्त माहौल बनाया जाता है। ठीक है, एक इकाई या एक जोन बना दिया जाता है, एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पर जब उद्योग आते हैं, वहाँ पर लोग जब उद्योग स्थापित करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर कोई उद्योग स्थापित करता है तो उद्योगपति होते हैं या उद्योग स्थापित करने वाले जो लोग होते हैं, उन उद्योगों को जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनमें क्या मिलती है, उनमें छूट मिलती है। फिर राजकोषीय प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि जैसे कि सरकार उनको सब्सिडी प्रदान करती है या उनको आसान दरों पर या आसान तरीके से लोन प्रदान कर देती है कि भाई आप अपना उद्योग, आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ स्थापित करिए। और जब वो निर्यात करते हैं यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी सरकार के नियम कायदे हैं या जो भी सिस्टम बनाया गया है, उसको सरल और उदार बना दिया जाए कि वो आसानी से अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, अगला है, इन्हें शुल्क मुक्त व आकर्षक FDI सुविधाएं प्राप्त होती है। शुल्क मुक्त यानी कि एक तरह से या तो फ्री में या फिर आकर्षक दरों में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो अगर विदेशों से पैसा लाकर अपने उद्योग में लगाना चाहें तो आसानी से वो ऐसा काम कर सकते हैं। फिर है, भारत EPZ को बढ़ावा देने वाला पहला एशियाई देश है। भारत के कांडला जो गुजरात में है, वहाँ पर देश का पहला EPZ स्थापित किया गया था। अब
जो पूरा ये जो EPZ सिस्टम था, इसे 1 अप्रैल 2000 से जो एग्जिम नीति आई उसके तहत जितने भी EPZ थे, माफ़ कीजिएगा, जितने भी EPZ थे उनको विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया था। तो अब EPZ की जगह क्या आ गए हैं, अब आ गए हैं SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या किया जाता है कि एक खास क्षेत्र को निर्धारित कर दिया जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सरकार कहती है कि आइए और यहाँ पर आपका उद्योग है, आपकी इंडस्ट्री है, आपका ऑफिस है, यहाँ पर स्थापित कीजिए, हम आपको उसको स्थापित करने में सहायता देंगे, सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब क्या क्या सहायता मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उसको देख लेते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो देश में निर्यात के लिए उत्पादन करने हेतु स्थापित किया जाता है। सरकार द्वारा इन्हें विशेष रियायतें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, भारत में इस योजना को 2001 में लाया गया और इसके लिए SEZ अधिनियम 2005 को फरवरी में लाया गया, जिसे 2006 से लागू किया गया। अब हम इस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है, इन क्षेत्रों को शुल्क रहित, इनक्लेव या कर मुक्त माना जाता है। यानी इन क्षेत्रों को कैसा माना जाता है कि कर मुक्त माना जाता है, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दूसरी चीज, इनमें स्थापित इकाइयों को आयात के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जो इकाइयाँ स्थापित होती है, यहाँ पर जो यूनिट्स लगाई जाती हैं, यहाँ पे जो फैक्ट्री लगाई जाती है, उनको अगर कोई चीज़ आयात करनी है तो उसके लिए अलग से या उनको कोई लाइसेंस लेने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला देखते हैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट से निर्माण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यानी कि FDI की अनुमति होती है। इन क्षेत्रों में जो भी उद्योग लगाए जाते हैं या जो भी फैक्ट्री लगाई जाती है, खास तौर से निर्माण यानी कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का निर्माण करने वाली कोई फैक्ट्री लग रही है, तो वहाँ पर जब वो FDI यानी फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं या किसी फॉरेन से व्यापारी को कहें कि भाई आप हमारे उद्योग में या इस फैक्ट्री में आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करिए, या कोई फैक्ट्री, माफ़ कीजिएगा, या कोई विदेशी व्यापारी चाहता है कि मैं इस क्षेत्र में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा लूं, तो वो 100% अपना पूरा पैसा विदेश से लाकर यहाँ पर लगा सकता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिए जाए तो कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि डिफेंस हो गया या और भी जो सरकार के द्वारा खास क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो 100% नहीं है, बाकी और दूसरी क्षेत्रों में वहाँ पर लाकर अपना पैसा लगा सकता है या वहाँ पर अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। ठीक है, और ये कहलाता है ऑटोमेटिक रूट यानी स्वचालित क्षेत्र। ठीक है, स्वचालित क्षेत्र यानी कि कुछ ऐसे नियम बनाए दिए गए हैं कि यहाँ से आसानी से आप पैसा लाकर वहाँ पर लगा सकते हैं। आपको सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आपको RBI की आवश्यकता नहीं है, और काफ़ी सारी जो परमिशन और लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं उनकी आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आसानी से अपना पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर जो भी उद्योग लगाते हैं, अपना ऑफिस स्थापित करते हैं या जो भी अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनको पहले 5 वर्षों में आय कर से पूरी तरह से छूट होती है। उसके बाद की जो अगले 5 वर्ष होते हैं उनमें आय कर से 50% की छूट मिलती है, और उसके अगले जो 5 वर्ष होते हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पर 50% कर की छूट होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, आयातित और निर्यात वस्तुओं की जो कस्टम विभाग द्वारा जो नियमित जांच की जाती है उससे भी छूट मिलती है कि आपने बाहर से जो भी इंपोर्ट किया है, जो भी माल मंगाया है, तो जो कस्टम विभाग होता है वो क्या करता है, उसकी जांच करता है, नियमित जाके जांच करता है कि भाई जितना इन्होंने परमिशन ली है उतना ही ये माल मंगा रहे हैं कि नहीं मंगा रहे हैं, या उससे ज़्यादा तो नहीं मंगा रहे हैं, या
सीधा शब्दों में कहूँ तो जिस चीज़ का परमिशन उन्होंने लिया है उसकी जगह कुछ और मंगा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो कस्टम विभाग होता है वो जा जाके नियमित जांचें करता है। लेकिन अगर आपने उद्योग या अपना फैक्ट्री या अपना ऑफिस ऐसे क्षेत्र में लगाया है जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो कस्टम द्वारा बार बार जांचें होती है इससे आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो आयात हो, आप आयात कर रहे हो या निर्यात कर रहे हो, तो जो कस्टम द्वारा जो बार बार जांचें होती हैं या नियमित जांचें होती हैं उनसे आपको छूट मिल जाएगी। माफ़ कीजिएगा। उसके बाद जो केंद्रीय बिक्री कर है और सेवा कर है इससे भी आपको छूट मिल जाती है। यानी कि बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स और सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स में भी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद एकल खिड़की की स्थापना की जाती है। एकल खिड़की यानी कि एक सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे कि आपको मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री लगाई, मान लीजिए शूज़ बनाने की आपने एक फैक्ट्री लगाई, तो आपको शूज़ बनाने के लिए जो जो मटेरियल है तो मटेरियल मंगाने के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आपने कर्मचारी रखे हैं तो कर्मचारी को रखने के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई हाँ हम अपने कर्मचारियों को ये सुविधाएं दे रहे हैं और हमारे पास लाइसेंस होगा कि भाई आप इतने ही कर्मचारी रख सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। या फिर आपको ने ज़मीन को किराए पे लिया है या उस उद्योग को स्थापित करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब आप कोई बिजनेस स्थापित करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपको कई प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना उद्योग स्थापित करेंगे तो आपको क्या होगा, इतने सारे जो लाइसेंस हैं वो लेने के लिए आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा जहाँ पर आप जाके अपना आवेदन दे देंगे, तो आपके उद्योग के अनुसार जो भी लाइसेंस आपको चाहिए है वो एक ही जगह से आपको सारे लाइसेंस प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि एकल खिड़की प्रणाली। दूसरी चीज़, ये जो पूरा सिस्टम है विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला, ये किस पे आधारित है? ये आधारित है निजी क्षेत्र और उसकी भागीदारी पर। यानी कि सरकार आपको क्षेत्र तो दे देती है, एक जगह तो निर्धारित कर देती है, इतनी सारी सुविधाएं भी दे देती है, लेकिन अगर जो निजी क्षेत्र हैं, जो लोग हैं, वहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री नहीं डालेंगे, अपना उद्योग स्थापित नहीं करेंगे, तो ये क्या स्कीम, ये जो पूरा क्षेत्र या ये जो पूरी योजना है ये काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सरकार ने आपको छूट दे दी, इनकम टैक्स में छूट दे दी, इतनी सारी सुविधाएं दे दी, एक ही जगह से आपको सारे लाइसेंस मिल रहे हैं, आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है। तो अब निजी क्षेत्र क्या करता है? निजी क्षेत्र आकर्षित होता है और वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित करता है। तो इस प्रकार से ये सफल कब होगा? ये सफल तब होगा जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस पर काम करें। ठीक है, तो ये क्या है? निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी आधारित है। चलिए, अब हमने देख लिया कि अगर विशेष आर्थिक जोन है तो उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, या वहाँ पर आप अपना उद्योग अगर स्थापित करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि भाई क्या महत्व है, क्यों ये बनाए जाते हैं, या इसका क्या लाभ मिलेगा अगर सरकार इस प्रकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोनों को स्थापित करेगी। पहला है आर्थिक समृद्धि में बढ़ावा होगा। जाहिर सी बात है, तरह तरह के उद्योग स्थापित होंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ेगी, रोजगारों के नए नए अवसर बनेंगे। ठीक है, नए नए फैक्ट्रीज बनेगी तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, निवेश में वृद्धि होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब सरकार बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र बनाएगी, तो जो उद्योगपति हैं या जो उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं उनको जब टैक्स में राहत मिलेगी, आसानी से वो अपने उद्योग को स्थापित कर पाएंगे। तो क्या होगा? तो ये होगा कि उस क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। यानी कि इस प्रकार हमने देखा कि घरेलू जो निवेश है वो बढ़ेगा। उसी प्रकार से जो विदेशी निवेशक हैं, जो विदेश से लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई हम भारत में अपना उद्योग स्थापित करें, तो वो भी आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो निवेश है उसमें वृद्धि होगी, चाहे वो घरेलू स्तर का हो या विदेशी स्तर का हो। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। आधारभूत संरचनाएं क्या कहलाती हैं? आधारभूत संरचनाएं कहलाती है आपका हॉस्पिटल हो गया, सड़क हो गए, डैम हो गए, बांध हो गए, पुल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब क्या है? आपकी आधारभूत संरचनाएं। तो अब मान लीजिए कहीं एक क्षेत्र है जहाँ पर
10-15 फैक्ट्रीज है। अब उन 10-15 फैक्ट्रीज में मान लीजिए हर फैक्ट्री में मान लीजिए हज़ार हज़ार लोग काम करते हैं और ऐसी 15 फैक्ट्रीज एक जगह पे खुली हुई है, तो कितने जनसंख्या हो गई? कम से कम 15,000 जनसंख्या हो गई। हर व्यक्ति का अपना एक परिवार होगा, तो इस प्रकार से कम 15,000 परिवार हो गए। तो जब 15,000 परिवार अगर एक जगह जुड़ जाएंगे तो उनको आने जाने के लिए, उन फैक्ट्रीज तक आने जाने के लिए तो हमको क्या बनानी पड़ेगी? हमको बनानी पड़ेगी सड़क। तो एक आधारभूत संरचना हमारी क्या बन गई? सड़क। अब हो सकता है बीच में कुछ पुल्स वगैरह बनाने पड़े, हमें ब्रिज वगैरह बनाने पड़े, तो ये भी हमें बनाने पड़ेंगे। फिर अब इतने बड़े परिवार के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके स्वास्थ्य के लिए, तो वहाँ पर क्या स्थापित होंगे? हॉस्पिटल स्थापित होंगे। उनके बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस स्थापित होंगे। तो इस प्रकार से जो आधारभूत संरचनाएं होंगी, उन क्षेत्रों में इन आधारभूत संरचनाओं का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए ही इसलिए जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और इन उत्पादित वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? निर्यात करें। अगला देखते हैं, अगला है विदेशी भंडार में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ों का निर्यात करेंगे, हम उसको अमेरिका को बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे, ब्रिटेन को बेचेंगे, अफ्रीका में बेचेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, आयात में कमी आएगी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल का उदाहरण दिया, हम जैसे विदेशों से, चाइना से मोबाइल मंगाते हैं, अमेरिका से हम आईफोन मंगा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों से हम मोबाइल मंगाते हैं। तो जब मोबाइल हमारे देश में ही बनने लगेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने स्थापित कर दिया और वहाँ पे मोबाइल बन रहे हैं, तो हमारा जो मोबाइल है उसका आयात क्या होगा? वो कम होगा। तो इस प्रकार हमने इसके लाभों को देखा। अब और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब हम देखते हैं निर्यात गृह यानी कि ट्रेडिंग हाउस। ट्रेडिंग हाउस के बारे में हम देखें तो निर्यात से संबंधित जो इकाइयाँ थी, जो ऐसी इकाइयाँ या ऐसे यूनिट्स थी, जैसे कुछ फैक्ट्रीज हो गई या कुछ भी कंपनीज हो गई, वो जो निर्यात करती थी, उनको पहले क्या किया जाता था? उनको एक रैंकिंग दी जाती थी, उनको एक दर्जा दिया जाता था एक तरह से। जैसे कि व्यापार गृह यानी कि ट्रेडिंग हाउस, या निर्यात गृह यानी कि एक्सपोर्ट हाउस, और स्टार निर्यात गृह यानी कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस, इस प्रकार के दर्जे दिए जाते थे। फिर विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के तहत ये जो दर्जे दिए जाते थे, इनको समाप्त कर दिया गया और फिर 1 2 3 रैंकिंग दी जाने लगी, जैसे कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस प्रकार की ये रैंकिंग दी जाने लगी। अब इसके फ़ायदे क्या हुआ कि अब जैसे कि कोई निर्यात में मान लीजिए 3 स्टार है, तो उस हिसाब से उसको सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलने लगी, या कोई कंपनी अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करना चाहती है तो उसकी स्टार रैंकिंग के हिसाब से हो सकता है कि उसमें निवेश करे। कोई कंपनी चाहती है कि हाँ, ये तो 5 स्टार है तो हम इसमें अच्छा निवेश कर सकते हैं क्योंकि भाई ये तो 5 स्टार रैंकिंग वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको रैंकिंग का फ़ायदा मिलता है। आगे देखते हैं, अगला है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में आपने कई बार सुना होगा। हमने जब करंट अफेयर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं तो काफ़ी सारे बारे में इसको हम डिस्कस करते रहते हैं, बीच बीच में न्यूज़ में आता रहता है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। निर्यात संवर्धन यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी, उसमें राज्य सरकार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि राज्य सरकार का जो सहयोग है उसको भी या उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को या इस स्कीम को लाया गया, जिसको हम कहते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIPS। ठीक है, चलिए इसके तहत क्या होता है कि 75% जो अनुदान है उसकी व्यवस्था कौन करता है? उसकी व्यवस्था केंद्र करती है, और 25% जो अनुदान है वो कौन देता है? वो देती है राज्य सरकार। इसके अलावा राज्य सरकार जो भूमि होती है वो भी उपलब्ध कराती है, क्योंकि राज्य जो है माफ़ कीजिएगा, भूमि जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है, तो राज्य
जो भूमि है वो कौन उपलब्ध कराएगा, वो राज्य उपलब्ध कराएगा कि हाँ भाई आप यहाँ पर इंडस्ट्री अपनी डाल लीजिए, और फिर उसके बाद जो 75% है वो कौन दे रहा है, वो आपको केंद्र दे रहा है, 25% राज्य लगा रहा है, और उस क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो आए। जैसे कि बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बात करूँ तो आपने आईटी पार्क्स वगैरह देखा होगा। आईटी पार्क में क्या है तो है कि बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे ऑफिसेज बना दिए जाते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र को खाली भी छोड़ दिया जाता है कि भाई कोई चाहता है तो अपना वहाँ पे ऑफिस स्थापित कर सकता है। तो जो आईटी कंपनी है वो क्या करती है, वहाँ पर आकर अपना ऑफिस वहाँ पर स्थापित कर लेती है। ठीक, तो वहाँ पर अब आने जाने के लिए सुविधा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सड़क मार्गों का स्थापित ना होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर आपने बना तो दिया है लेकिन आने जाने के लिए अगर सड़कें ही नहीं है तो कोई कंपनी अपनी वहाँ पर ऑफिस क्यों डालेगी। ठीक, फिर वहाँ पर आसपास का बाज़ार होना चाहिए कि भाई जो कर्मचारी हैं उनको मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो जाकर कम से कम इलाज तो करवा सके, या इस प्रकार की जो आसपास की जो आधारभूत संरचना है जिनको हम कहते हैं उनका विकास करके देती है कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इस प्रकार से ये पार्क जो होते हैं औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाते हैं। पहले औद्योगिक पार्क की अगर बात करूं तो ये सीतापुर जयपुर में बना था 22 मार्च 1997 को। इतना डिटेल में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि पहला, बस आप इतना ध्यान रखिए कि पहला सीतापुर जयपुर में बना था। डेट वेट की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिक पार्क जिसको हम आईटी पार्क कहते हैं वो है तारामणि चेन्नई में। इसे टाइडल पार्क भी कहते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि टाइडल पार्क कहाँ पर है, तो ये तारामणि चेन्नई में है। ये एक आईटी पार्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कृषि निर्यातक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, AEZs। अब हमने कृषि में हरित क्रांति की तो अब हमारे पास काफ़ी मात्रा में कृषि उत्पाद उपलब्ध होने लगे। तो अब हमने क्या किया, अब हम चाहते हैं कि अब हम अपने कृषि उत्पाद को भी एक्सपोर्ट करें, जैसे कि किसी ज़माने में हम मसालों का करते ही थे। तो कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए ये कृषि निर्यात क्षेत्र बनाए गए यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं। और ये जो बनाए गए, ये जो स्कीम आई ये वर्ष 2001 और 2 में आई थी। ये थोड़ा सा डैश यहाँ पर नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1 और 2 में आई थी। इसमें जो केंद्रीय शीर्ष संस्थान है वो है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात प्राधिकरण, जिसको APEDA कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित कुछ कृषि निर्यात क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है बासमती चावल के लिए, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है आम और सब्जी के लिए, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है प्याज के लिए, झारखंड में स्थापित किया गया है सब्जी के लिए, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है आम और सब्जी के लिए, उड़ीसा में स्थापित किया है अदरक और हल्दी के लिए। इसी प्रकार जो हमारा छिंदवाड़ा है, मध्य प्रदेश का हमारा जो छिंदवाड़ा है, वहाँ पर मसाला पार्क स्थापित किया गया है। वो भी एक तरह का कृषि निर्यातक क्षेत्र है। ये अपने किस्म का देश का पहला मसाला पार्क है, ठीक है। आप याद रखिएगा मसाला पार्क कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, और ये देश का अपने किस्म का पहला मसाला पार्क है, ठीक है। अब तो काफ़ी जगह और भी खुल गए हैं। अभी हमने देखा देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कितने सारे काम किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक्सपोर्ट को कैसे देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क है ना, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए कई सारे। कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, पीथमपुर धार में स्थापित है। पहला विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर मैं बात करूं तो ये इंदौर में खुला था, और ये देश का पहला ग्रीनफील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद प्रदेश में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स खोला गया। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, इंदौर में खोला गया। ज्वेलरी माफ़ कीजिए गोल्ड ज्वेलरी पार्क बनाया गया, ये कहाँ पर बनाया गया, ये भी इंदौर में बनाया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ बनाया गया, ये भी इंदौर में मिलेगा आपको। उसके बाद
क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ बनाया गया? ये भी इंदौर में बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आईटी पार्क यानी आईटी से रिलेटेड कंपनियां जो हैं वो वहाँ पर अपना उद्योग बनाएगी। गोल्ड ज्वेलरी पार्क की बात करूँ तो गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं या ऐसे उद्योग हैं जो इसमें काम करते हैं, वो अपना अपना ऑफिसेस, अपने अपने कारखाने या अपने अपने उद्योगों को इन क्षेत्रों में या इन निर्धारित जगहों पर स्थापित करेगी। ठीक, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाया होगा जहां पर सारे रेडीमेड वाले जो लोग हैं वो अपना अपना ऑफिस डालेंगे, अपना अपना वहां पर उद्योग स्थापित करेंगे। ठीक है, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत या सरकार के तहत, केंद्र सरकार के तहत, राज्य सरकार के तहत इनको जो भी छूट और या इस प्रकार के कई तरह के जो भी लाभ हैं वो उनको वहाँ पर मिलेंगे अगर वो इन क्षेत्रों पे अपने उद्योग या अपनी कंपनी या अपने फैक्ट्रीज लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अगला है स्टोन पार्क। कहाँ है? स्टोन पार्क है कटनी हरदुआ में। प्लास्टिक पार्क आपको मिलेगा रायसेन तामोट में। औद्योगिक विकास केंद्र, इसकी स्थापना हुई है मंडीदीप रायसेन में। पीलूखेड़ी राजगढ़ में। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करूं तो ये है बगरौदा भोपाल में, अचारपुरा भोपाल में, जाम्बरी बागरी होशंगाबाद में, मोहास बाबई होशंगाबाद में, कीरतपुर होशंगाबाद में। होशंगाबाद में औद्योगिक क्षेत्र से एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद आई। जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने होशंगाबाद में एक चीज़ मेडिसिनल पार्क स्थापित होने वाला है। ठीक है, उसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड पार्क की मैं बात करूँ तो फूड पार्क है अपना पिपरिया बाबई होशंगाबाद में। विशेष शिक्षा जोन की बात करूँ तो विशेष शिक्षा जोन है वो है अचारपुरा भोपाल में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा भारत का विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझा और हमने देखा कि एक्सपोर्ट को हम किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विशेष रूप से एक्सपोर्ट क्षेत्र स्थापित किए हैं। त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, लेकिन जो विश्व महामारी है कोविड-19 उसका संकट बना हुआ है, तो भीड़ भाड़ से बचिए, त्यौहार को, अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए। मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।